हाँ हम लोग पढ़ रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब देखो ऐसा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इन फॉर्मूला निकाले हुए हो ना, C = ε0A/d। अब उसमें करने क्या वाले हैं हम लोग, उसमें हम लोग डाल देंगे डाइलेक्ट्रिक। पहले क्या था अंदर में, एयर था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यूज़ कर रहे थे, अब अंदर में डाइलेक्ट्रिक डाल देने का, देखते हैं क्या होता है। तो भाई ये है हमारा, मान लो ऊपर वाला प्लेट और ठीक है, अब इन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन मान लेते हैं d है, इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है d, और ऊपर वाली प्लेट है मान लो पॉजिटिवली चार्ज, नीचे वाली है नेगेटिवली चार्ज। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ सेटअप हो गई तो हो गई। अब हमने क्या किया, अब हमने एक देखो अभी डाइलेक्ट्रिक नहीं डाले हो, तो लेट अस एज्यूम इसका जो कैपेसिटेंस होगा C0, वो क्या होगा ε0A/d, यही होगा ना। ठीक है, अब क्या करते हैं, d से थोड़ा सा छोटा डाइलेक्ट्रिक मान लेते हैं, उसका डिस्टेंस है t, वेयर t इज स्मॉलर देन d। भाई पूरा नहीं भरेंगे, थोड़ा कम भरेंगे। ठीक है, तो ऐसा हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाया और डाल दिया कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, तब क्या होगा देखते हैं, चलो। अब इनिशियली जो चार्जेस थे दोनों प्लेट्स पे, वो मान लो +q और -q थे, और एरिया जो प्लेट का था उसको a मान लो, कितना था एरिया, a था दोनों प्लेट का एरिया। ठीक है भाई, तो इनिशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी उसको भी लिख लेना चाहिए हम लोगों को, जैसे कैपेसिटेंस ε0A/d होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E0 जो होगा वो कितना होगा भाई, ऊपर वाले की वजह से σ/ε0, नीचे σ/2ε0, नीचे वाले की वजह से σ/2ε0, दोनों ऐड होगा और मिलेगा क्या हमको मिलता है σ/2ε0, यही मिलता है ना। और सिग्मा क्या लिख सकते हो, चार्ज अगर Q है और एरिया A है तो सिग्मा लिख सकते हो Q/A, तो ये क्या हो जाएगा Q/A/0, ठीक है ना। अब जब अपन डाइलेक्ट्रिक को डाल दिए हैं ना, तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाएगा, और उसकी वजह से उसके अंदर में यहाँ पे -QP और यहाँ पे +QP आ जाएगा चार्ज जनरेट होके, ठीक है ना। अब इसकी वजह से एक EP सेटअप हो जाएगा, किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, है ना। और ये EP का वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, तो EP क्या लिख सकते हो भाई, डायरेक्ट अब याद ही हो गया होगा, σ/ε0। σp की वैल्यू क्या लिख सकते हो, अच्छा हम तो यहाँ σp को नहीं लिख सकते ना, लेकिन हाँ ये σp क्या लिख सकते हैं भाई, पोलराइजेशन होता है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसको लिख सकते हैं P/ε0, ठीक है। अच्छा अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में बचेगा वो कितना बचेगा, E था नीचे, EP ऊपर, तो अंदर में जो E बचा E0 है, E0 नीचे है, नीचे E0 आया है ना, जो हमने लिखा हुआ है। हाँ, तो जो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो कितना बचेगा, E, और वो कितना होगा E0 - EP। अच्छा E0 की वैल्यू क्या है, Q/A/0, EP का वैल्यू क्या है, P/ε0, यही है ना। यहाँ पे ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को यूज़ कर लो इसकी जगह पे, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K जो था वो क्या था, याद करो, K क्या होता था, वो होता था ओरिजिनल फील्ड और रिड्यूस्ड फील्ड का रेशियो। ओरिजिनल फील्ड E0 है, रिड्यूस्ड फील्ड E0 - EP है, तो यहाँ पे जो E0 - EP है इसको मैं E0/K लिख सकता हूँ क्या,
लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, चलो इसको लिख देते हैं E0/K, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं ना। तो आगे क्या है, अब देखो यार यहाँ पे t डिस्टेंस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, बट ये जो खाली जगह है ये और ये, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है। तो हमको करना क्या है, हमको वहाँ के लिए सॉल्व करना भी। तो अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस टी रीजियन में क्या है, तो वो है ई इंटू टी प्लस ये बाकी जो बचा, ये कितना रीजियन हो गया, टोटल डी था, बचा कितना डी माइनस टी, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ई नॉट डी माइनस टी। अच्छा, अब ये ई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, E0/K, अभी देखे हो, तो लिखो E0/K इंटू टी प्लस E0 डी माइनस टी। अब E0 को कॉमन लिया जा सकता है, तो T/K प्लस डी माइनस टी, ये क्या मिला V। ओके, और C क्या होता है, अच्छा, और E0 की वैल्यू भी निकाल के रखे हुए ना ऊपर, इसको भी डाल दो। तो Q/A/0 T/K प्लस डी माइनस टी। अच्छा, हम निकाल क्या रहे हैं, कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है, C इज इक्वल टू Q/V। तो Q डिवाइड बाई V क्या है, Q/A/0 T/K प्लस डी माइनस टी। Q खत्म, C की वैल्यू क्या मिली, एप्सिलॉन ऊपर चले जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं क्या, एप्सिलॉन अपॉन T/K प्लस डी माइनस टी। ठीक है, हाँ, तो ये अपना आया कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइइलेक्ट्रिक। अब देखो, अगर पूरा का पूरा डाइइलेक्ट्रिक जो है वो पूरे रीजन में भरा होता, पूरे रीजन में भरा होता तो क्या मिलता हमको। देखो, अगर D की वैल्यू क्या हो जाती, यहाँ पे देखते हैं स्पेशल केस को, कि इफ T की इज इक्वल टू D, तो T की वैल्यू D होती तो C की वैल्यू क्या हो जाती, देखो जरा, तो ये क्या होता भाई, D माइनस डी गायब, और T की जगह होता है D, है ना, देख रहे हो ना। तो C की वैल्यू क्या मिलती, ε0A डिवाइडेड बाई T की जगह रखना है D/K प्लस डी माइनस डी, ये खत्म हो जाता, और क्या मिलता, ε0A K डिवाइडेड बाई D, है कि नहीं। और ये ε0A/D कुछ है, ये है ये। तो अगर मैं पूरे के पूरे डाइइलेक्ट्रिक से भर दूं कैपेसिटर को, तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो डाइइलेक्ट्रिक टाइम्स बढ़ जाता है। क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक टाइम्स बढ़ जाता है। तो ये वाला चीज़, ये जो C इज इक्वल टू KC0 है ना, यहाँ से हम लोग K को क्या लिख सकते हैं, C/C0। तो यहाँ से K का एक और डेफिनेशन उभर के आ जाता है, जो कि है रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड विद द डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल टू द कैपेसिटेंस ऑफ द सेम कैपेसिटर विथ वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स। तो दो इसके कई सारे हो गए ना। एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का पहला हम लोग देखे थे कूलम्स लॉ के थोड़ी देर बाद, जिसमें हम लोग फोर्स को लेते हुए लिखे थे। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके, अभी यहाँ पे फिर कैपेसिटेंस को लेके। एक ही चीज़ को डिफाइन करने के कई सारे हमारे पास तरीके आ गए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग अपना जो है वो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दो प्लेट है उसके, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग D मान लेते हैं। चलो,
और एरिया ए है, इनिशियली मान लो प्लस क्यू, माइनस क्यू चार्ज था, ये प्लस क्यू वाला है, ये माइनस क्यू वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे ई नॉट सेटअप हुई है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उठाया एक ठो कंडक्टिंग स्लैब और उसको ला के यहाँ बीच में रख दिया। कितने डिस्टेंस का, फिर से इसको भी टी का लेंगे। ये कैसा है भाई, ध्यान रखना, कंडक्टिंग स्लैब है, पिछला वाला डाई इलेक्ट्रिक था। अब ये कंडक्टिंग स्लैब है, इसका मतलब क्या है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई शून्य, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई जीरो। अब इससे पहले कुछ चीज़ों को नोट कर लो। तो वो क्या है कि इनिशियल जो कैपेसिटेंस था बिना कंडक्टिंग स्लैब के, वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था, ठीक। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था वो क्या था, वो था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को लिख दिया क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया अपना इनिशियल। अब हमने क्या किया है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड भी, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको मालूम हुआ तो तुम पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट भी निकाल सकते हो। क्या होगा, ई नॉट इंटू डी, और ई नॉट कितना है, क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया अपना। अब क्या करते हैं कि एक कंडक्टिंग स्लैब को जैसे ही हम प्लेस करेंगे तो अंदर का तो फील्ड हो जाएगा जीरो। तो अंदर का फील्ड जब जीरो हो जाएगा तो हमको जो नेट पोटेंशियल मिलेगा वो यहाँ और यहीं मिलेगा। मतलब जो फील्ड रहेगी वो यहाँ रहेगी, अंदर नहीं रहेगी। तो जो नेट पोटेंशियल हमको मिलेगा आफ्टर प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब, वो क्या होगा, V इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी माइनस के, टी, डी माइनस टी। हमको सिर्फ इतने ही डिस्टेंस में मिलेगा। और ई नॉट की वैल्यू कितनी है, ई नॉट की वैल्यू ऊपर निकाले हो ना भाई, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। अच्छा, तो V निकल गया, तो कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हो। C इज इक्वल टू होता है Q बाई V, तो Q डिवाइडेड बाई Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। तो ये Q ख़त्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी, ठीक है। अब देखो क्या है, इसको हम लोग इनिशियल कैपेसिटेंस से कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि अपने को एक एक्स्ट्रा टर्म चाहिए डी, लेकिन हमारे पास तो स्पेशल छूट होती है ना, जहाँ पे भी नहीं है ऊपर नीचे वो चीज़ को मल्टीप्लाई कर लो, है ना। ये करने के बाद इस पूरे आइटम को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो C नॉट। तो हमने क्या मिल जाएगा, ये C नॉट डी अपॉन डी माइनस टी। तो C की वैल्यू यहाँ पे जो आई है C नॉट डी अपॉन डी माइनस टी, इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो वो क्या हो सकती है कि अगर मैं ये जो कंडक्टिंग स्लैब इसको रखूँ ही ना, तो T की वैल्यू आएगी जीरो, तो मेरे को कैपेसिटेंस मिलेगा C नॉट, मतलब जो ओरिजिनल इनिशियल कैपेसिटेंस था। अब जैसे जैसे मैं ये जो कंडक्टिंग स्लैब है इसका थिकनेस बढ़ाऊंगा, T की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में d माइनस टी है इसकी वैल्यू कम होगी, और जैसे जैसे डिनोमिनेटर कम होता है टोटल वैल्यू बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या है कि C जो है इट इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन C नॉट। तो कंडक्टिंग स्लैब डालने से भी कैपेसिटेंस में बढ़ोतरी ही हुई है। इसके अलावा देखो कैपेसिटर के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसा कि मिलिकन भाई साहब ने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड डिज़ाइन पैटर्न में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बनाने में। दूसरा यूज़ है इसका कि रेडियो देखो, रेडियो उसमें ऐसे नॉब घुमाते हैं, क्या होता है पता है, वो एक LC सर्किट होता है, उसको घुमाते हैं और उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे लाते हैं। LC ऑसिलेशन में पढ़ाएंगे चैप्टर 7 में, ठीक है। इसके अलावा ऑसिलेटर्स में टैंक सर्किट में भी यूज़ होता है, बहुत सारे यूज़ हैं इसके, ठीक है।